जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे YouTube चैनल AR कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आज हम इसके बारे में एकदम विस्तार से बात करेंगे। इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किन लोगों ने इसमें सहयोग दिया, इसका गठन हुआ कैसे और कैसे हमारा पूरा कंप्लीट संविधान बना, इन सभी को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और हर एक लाइन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं या जो आए हुए हैं उन सबको मैंने कवर किया है। ठीक है, तो आप आइए शुरू से लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा संविधान सभा का निर्माण, हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। संविधान सभा का निर्माण हमारा कैसे हुआ। संविधान सभा का निर्माण करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ लोगों के कथन क्या क्या कहे थे। ठीक है, जैसे संविधान सभा की मांग अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था? 1895 में किया था। कब? स्वराज विधेयक में उठाई थी। ठीक है, संविधान सभा की मांग अप्रत्यक्ष रूप से बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में उनका एक विधेयक आया था जिसको बोलते हैं स्वराज विधेयक। ठीक है, उसी में इन्होंने उठाई थी। ठीक, और इसके बाद महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये कब कहे थे? सन 1922 में। ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। और यह विचार M.N. रॉय के दिमाग की उपज था, यानी यह विचार किसके मन में आया था? M.N. रॉय के मन में आया था। ठीक है, और उसके बाद सन 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष उनके सामने एक संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग रखी गई थी। ठीक, अभी आपने देखा था अप्रत्यक्ष रूप से किसने मांग की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्यक्ष मांग रखी थी। कब? सन 1924 में। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता होगी ना। लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा कि अंग्रेजों को यह कब स्वीकार हुआ या कब लगा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, एक भारतीयों का खुद संविधान होना चाहिए। तो ये उस टाइम की बात है, अगस्त 1940 में। उस टाइम में इनको लगा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होनी चाहिए। तो अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव भेजा जिसको हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। अगस्त 1940 में अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ठीक, पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगस्त प्रस्ताव पहली बात क्वेश्चन पूछता कब आया? अगस्त 1940 में आया। ठीक है, लेकिन हमने इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? इसमें कहा गया कि जो मैं ये भारतीय संविधान बनाऊंगा या ये जो मैं अगस्त प्रस्ताव लाया है इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। क्या बोला इन्होंने? मुख्यतः भारतीय होंगे, यानी मतलब कुछ भारतीय होंगे और बाकी सब कौन होंगे? ब्रिटिशर्स होंगे या ब्रिटिशर्स के आदमी लोग होंगे, बस थोड़े बहुत इसमें भारतीय होंगे। तो इसीलिए ये हमारे गांधी जी और हमारे मुख्य नेता जो थे इसे अस्वीकार कर दिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्वीकार नहीं किया गया। कारण क्या था? मुख्यतः भारतीय होंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद जब ये अगस्त प्रस्ताव जो खत्म हो गया, नहीं इसको माना गया, फिर अंग्रेजों ने क्या किया? एक क्रिप्स मिशन भेजा। ठीक है, क्रिप्स मिशन भेजा। और जो ये क्रिप्स मिशन आया था ना 1942 में, इसमें क्या था पहले आप सुन लीजिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। जब भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई और विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत का जो ध्यान था वो भारत के ऊपर पड़ा। ठीक है, और जो उस टाइम जो अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था और चाइना, इन तीनों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालने लगे। ठीक, अब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग को और टाला नहीं जा सकता। ठीक है, अतः तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम विंस्टन चर्चिल थे। उस टाइम पे कौन थे प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल ने। इन्होंने बोला कि युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टोफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए 23 मार्च 1942 को इन्होंने दिल्ली भेजा। तो ये होता है क्रिप्स मिशन कब आया? 23 मार्च 1942 को। कहाँ पे आया? दिल्ली में आया। ठीक है, किसने भेजा था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। मार्च 1942 में सर स्टोफर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। ठीक है, ये कहाँ भेजा गया था? दिल्ली में भेजा गया था। ठीक है, लेकिन इसे
अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार किया गया था क्रिप्स मिशन को? इसमें कहा गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा तो हम भारतीयों के लिए उनके लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो देश के नेता थे, गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया, मतलब इसको भी नामंजूर कर दिया। उन्होंने, गांधी जी का कहना था कि हम इसको सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही क्यों, उसके पहले ही क्यों संविधान सभा का निर्माण नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसका विरोध हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, पहले भी आप हम लोग से चीट कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए क्रिप्स मिशन का यहाँ पे बहिष्कार किया गया, जिसे कांग्रेस ने, लीग ने और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया, तथा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अब पहले हम देखते हैं कांग्रेस ने क्यों इसका विरोध किया था। कांग्रेस को लगा कि ये क्रिप्स मिशन आया है भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा, ठीक है, इसलिए कांग्रेस ने विरोध किया। और लीग को, जो मुस्लिम लीग थी, इसने ये देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की मांग की थी कि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया जाए, लेकिन इसके मांग को भी ठुकरा दिया गया क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो ये भी मतलब इसका विरोध करने लगे। और गांधी जी तो कह दिए कि आप सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमारा संविधान सभा का निर्माण क्यों करेंगे, पहले न करिए, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। तो गांधी जी ने इसको कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक, यानी बाद की तिथि का चेक कहा था, ठीक है। इसका अर्थ थे अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था, गांधी जी को पोस्ट डेटेड चेक को आगे बढ़ाते हुए कहा, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, यानी टूटते हुए बैंक का नाम उत्तर दिनांकित चेक, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो यानी हमारा क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। अब आता है हमारे पास शिमला सम्मेलन। अब ठीक है, अब शिमला सम्मेलन में क्या होता है, अब 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। और सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि किए थे अबुल कलाम आज़ाद ने। लेकिन दोस्तों ये शिमला सम्मेलन भी पास नहीं हुआ। क्यों पास नहीं हुआ, कारण क्या था, क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस जहां अखंड भारत की बात कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान के लिए अपने जिद पे पड़ी थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान से, भारत से हम अलग होना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी शिमला सम्मेलन पास नहीं हो पाया, ठीक है। इसका कारण देख लिए, भारत में शासन की व्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल, ठीक है, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945, ये डेट याद रखना, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या वेवेल योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। या इसको शिमला से क्वेश्चन पूछता है कि वेवेल योजना कब आया था, जून 1945 में, ठीक है, 14 जून 1945, ठीक है। तो इसको शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। अब ये भी विफल हो गया। अब आइए देखते हैं आगे। अब आगे आता है कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन जब पहले देखते हैं ये सब विफलता हो जा रहा है कि अब कैबिनेट मिशन को भेजा जाएगा। जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है तो ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव होता है और सर क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के जो थे वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने यानी 14 मार्च 1946 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, ठीक है। क्लाइमेट एटली बहुत अच्छे पीएम हमारे लिए साबित हुए थे, ठीक है, जो कि लेबर पार्टी के थे। उन्होंने ये कहा था कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अब अधिकार है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों की एक 3 सदस्य मिशन भेजा यहाँ पे भारत में। ये जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट नाम कैसे आया, वहाँ कैबिनेट मंत्री थे, ये जो 3 लोग आए थे ना वहाँ ब्रिटिश से, इन्होंने कौन भेजा था, एटली ने भेजा था। कब भेजा था, 14 मार्च 1946, मतलब 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुँचा था, ठीक। तो ये किसने भेजा था आपको पता है, मतलब ये सर क्लाइमेट एटली ने, ये ब्रिटिश के पीएम थे और ये लेबर पार्टी के थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक मतलब उनको स्वतंत्र होने का अधिकार है, ठीक। तो आइए देखते हैं 1946 में भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत में दिल्ली में आया। क्वेश्चन याद रखना कि कैबिनेट मिशन कहाँ पे आया था, दिल्ली में आया था, ठीक है, जिसके 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे आइए देखते हैं। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, फर्स्ट थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे और ये
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता भी यही कर रहे थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये पूछता है कि अध्यक्षता किसने किया था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। और सर स्टोफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना के मंत्री थे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में यह निश्चित किया गया कि भारत संविधान का निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन जो वहाँ के सदस्य होंगे, निर्वाचन के आधार पे उसकी मतलब संविधान सभा की स्थापना किया जाए। आइए देखते हैं हम निर्वाचन के आधार पे। ठीक, तो कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या देखते हैं। ठीक, पहले कुल सदस्य संख्या कितनी थी, ये थी 389। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है 389 ही क्यों, हम क्या 340 नहीं बना सकते थे, मतलब 390 नहीं बना सकते थे, 400 नहीं बनाते थे, 500 नहीं बना सकते, 389 ही क्यों? क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आया तो उस टाइम पे हमारे भारत की पॉपुलेशन लगभग 40 करोड़ थी। ठीक है, 40 करोड़ थी। तो आपको यह बता दें कि कैबिनेट मिशन ने एक आंकड़ा फिक्स किया। ठीक है, उसने एक आंकड़ा निकाला 40 करोड़ जनता पे कि एक मेंबर पे 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो एक मेंबर होंगे वो 10 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए उसका मिला के एक आंकड़ा निकल के आया 389। तो इसलिए कैबिनेट मिशन में ये क्वेश्चन पूछता है, कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389। अब ये 389 कहाँ से कैसे आए थे, आइए हम इन सबको देखते हैं। ठीक है, पहले तो आए थे 292 और प्लस 4। 292 जो थे वो ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेज भारत के थे, वो निर्वाचित थे। और चार चीफ कमिश्नरी थे। जैसे इस टाइम पे हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। उस टाइम अंग्रेजों के टाइम पे 4 कमिश्नरी हुआ करती थी। ठीक है, तो उस कमिश्नरी के लोगों को भी यहाँ पे जगह मिला था। ठीक, तो टोटल कितने हो गए थे, 296। तो ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन, तो टोटल कितने हुए यहाँ पे आपके, पहले तो टोटल 389 थे, उनमें से 292 ब्रिटिश भारत से थे और 4 चीफ कमिश्नरी से थे, तो टोटल 296 हो गए। इनका क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। और निर्वाचन कैसे हुआ था, ये एक सेकेंड, तो ये जो आपके तो संविधान सभा के सदस्यों का जो ये चुनाव हुआ था या निर्वाचन हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए, लेकिन क्वेश्चन आपका बन सकता है या बना भी है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कि जो ये 4 जो थी चीफ कमिश्नरी थी, इसके जो सदस्य थे कहाँ के थे। ठीक है, तो आप देखते हैं ये दिल्ली के थे। ठीक है, अजमेर और मेवाड़ से थे, कुर्ग कर्नाटक से, बलूचिस्तान। ठीक है, दिल्ली के थे, अजमेर के थे, कुर्ग यानी कर्नाटक, और बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान का हिस्सा रहा, भारत का हिस्सा नहीं रहा। और उसके बाद 93 जो लोग थे ना देसी रियासतों से थे। ठीक है, 93 जो लोग थे देसी रियासतों से थे। इतना बात आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके देखना, समझना। ठीक, अब प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। मैंने इसको अभी बता दिया, इसकी हिस्ट्री बता दिया क्यों 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। और सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम और यानी सिख जो भी पंजाब में थे। ठीक, अब देखते हैं, अब इसमें भी कैबिनेट मिशन के सामने भी मुस्लिम लीग ने जाकर पाकिस्तान की मांग को स्टार्ट कर दिया कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, अपने अड़वे रैया पे अड़ गया कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी उसके मांग को नामंजूर कर दिया जाता है। ठीक, इस आयोग कैबिनेट मिशन यानी इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए। कब, जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए। अब जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें, अभी मैंने बताया था पूरा कितना था, 389 था। 389 में कितना था, 296 था इधर, और इधर कितना था, 93। ठीक, 93 देसी और 296 का चुनाव हुआ था। उन्हीं 296 में से इसमें चुनाव हुआ, कांग्रेस ने 200 सीट पाई, मुस्लिम लीग 73 जो कि बहुमत से भी आंकड़ा बहुत कम था, और अन्य को 15 सीटें मिली। ठीक है, तो चुनाव में मुस्लिम लीग को अल्पमत मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने, जब इसको बहुत कम सीटें मिली तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया, तो ये मनाया था
उन्होंने 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, ध्यान से रखना, जुलाई 1946 में इलेक्शन होता है, इनको 73 सीटें ही मिलती हैं। इसके कारण ही इन्होंने अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया, कब, 16 अगस्त 1946 को, ठीक। उसके बाद कैबिनेट मिशन के आधार पर फिर अंतरिम सरकार का गठन होता है, कब, 1946 में, डेट याद रखना, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। जब ये इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, कैबिनेट मिशन ने बोला कि आप अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, ठीक है, तो 2 सितंबर 1946 से कार्य स्टार्ट हो गया अंतरिम सरकार का, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। क्यों भाग नहीं लिया था? वही पाकिस्तान की मांग किया था, लेकिन बाद में गांधी जी, जिन्ना, सब लोग मिले, सब सहमत हुए, उसके बाद इन्होंने, मुस्लिम लीग ने जो क्या भाग लिया था। आइए देखते हैं उसके आगे। इस सरकार का अध्यक्ष, मतलब ये जो बना था, इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अध्यक्ष कौन थे? ये जो ये सरकार बनी थी, इसका अध्यक्ष कौन थे? वही वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उपाध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है, माइंड में अच्छे से याद रखना दोस्तों। जो ये कैबिनेट मिशन अंतरिम सरकार बना था, उसका अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड वेवेल थे, उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू समिति कितनी रखी गई थी? 14, ठीक है। ये पूरे इसमें संख्या कितना था? 14 सदस्यों की संख्या थी। अब देखिए, जो यहाँ पे 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था, अब यहाँ पे 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन किया गया। लीग ने 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए, अपने 5 सदस्यों को भेजा इसमें, ठीक है, किसमें? जो ये हमारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कब भेजा गया था? 26 अक्टूबर 1946 को, याद रखना दोस्तों। तो अंतरिम सरकार के सदस्य हम देख लेते हैं कौन कौन थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनका कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी विभाग इनके हाथ में था, और राष्ट्रमंडल से संबंधित सभी मामले थे। और जो वल्लभ भाई पटेल थे, ये गृह मंत्री हुए थे, सूचना और प्रसारण मंत्री हुए थे। बलदेव सिंह थे, जो रक्षा मंत्री हुए थे, ठीक है। और जॉन मिथाई थे, जो डॉक्टर जॉन मिथाई है पूरा नाम, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये वाला, और बलदेव सिंह का भी पूछा है, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट। और ये राजेंद्र प्रसाद का भी पूछा था। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे। CH भाभा थे, कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री थे। आसफ अली रेलवे के मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है। ये हमारे, जब अभी मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ, ये हम बात कर रहे हैं 2 सितंबर 1946 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को शामिल होते हैं। कब? 26 अक्टूबर 1946 को शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं? 5 आते हैं। लियाकत अली वित्त मंत्री बनते हैं, ठीक है। ये चुंदिरगर, टीटी चंदुरगर वाणिज्य मंत्री बनते हैं। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री बनते हैं। गजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। जोगेंद्र नाथ विधि मंत्री बनते हैं, ठीक है। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बनते हैं, ठीक। बस अब याद रखना, डेट याद रखना। अब मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, अब संविधान सभा, ठीक है, कैबिनेट मिशन हो गया, इलेक्शन भी हो गया, सब स्टार्ट हो गया। अब सब संविधान सभा की बैठक हो रही है। अब देखिए, अब इसकी बैठक स्टार्ट होगी। अब बैठक, सबसे पहले बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को बैठक स्टार्ट होगा, ठीक। 9 दिसंबर 1946 को बैठक स्टार्ट हो गया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 208 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। और सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन पूछता है कि जब पहली बैठक हुई थी तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे? 208 सदस्य में। अब क्वेश्चन उठता है कि सदस्य तो हमारे पास कितने थे? 389 सदस्य थे, तो 208 ही सदस्य क्यों भाग लिए? तो 389 जो सीटें थी, तो मतलब 389 सदस्य उपस्थित पूरे टोटल थे, उसमें से 208 लोग उपस्थित थे। तो आप क्वेश्चन उठाओगे कि बाकी और कहाँ गए? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था।
इसका बैठक का बहिष्कार किया था। इसके बदले में उस टाइम के जो पूर्व पीएम थे, चर्चिल थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रही है जैसा कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है, मुस्लिम लीग के न आने से स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो कितने लगभग थे? 73 थे। अगर हम इसमें से 73 माइनस कर देते हैं तो लगभग 316 बचते हैं। तो यहाँ पे तो 208 है ना। अब उसके बाद दूसरा कारण ये था इसको कम आने का, ठीक है, कि जो देसी रियासत थी ये नहीं समझ पा रही थी कि उन्हें जाना किधर है, ये वो नहीं समझ पा रहे थे कि, इसलिए वो भी उपस्थित नहीं थे। तो उनका भी आंकड़ा कितना था? 93 लोग थे। तो मुस्लिम लीग और ये देसी रियासत ये लोग उपस्थित नहीं हुए थे और बाकी कुछ लोग और नहीं उपस्थित हुए थे। तुम्हारा आंकड़ा 208 ही सदस्य वहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। तो उस टाइम में जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस टाइम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। इन्हीं की कृपा से देश आज़ाद हुई थी, ऐसे याद रखना, जेबी कृपलानी। ठीक है, तो वो उस टाइम अध्यक्ष थे। इन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अध्यक्ष पद के लिए मतलब प्रस्तावित किया था। किसका? डॉक्टर सच्चिदानंद का। एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अनुमोदित किया और संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ये कि संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। तब उस समय ब्रिटिश के पूर्व पीएम चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि और कहा कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। मैंने अभी इसको बताया ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है किसने स्टेटमेंट दिया था, ये पीएम चर्चिल ने दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक देते हैं और तीसरी बैठक भी देखते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा का अस्थायी, वो तो अस्थायी थे ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अब ये डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है ये अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, ये अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। कब? 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक। और जब संविधान की तीसरी बैठक होती है यानी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और इसी के साथ संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने? एच.सी. मुखर्जी बने। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। लेकिन अभी इसको पास नहीं किया गया है, ध्यान से सुनना, इसको पास अभी नहीं किया गया था। फिर बात है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। कब? 22 जनवरी 1947 को। अभी इस टाइम क्यों पास नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ पे जिन्ना जी नहीं आए थे, मतलब मुस्लिम लीग आया ही नहीं था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी सब लोगों ने कहा मुस्लिम लीग को भी आने दीजिए, तब ये पास किया जाएगा। तो फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है। यही प्रस्ताव संविधान की जो प्रस्तावना है आज ना, यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना कहलाया और भारत का संविधान बनना शुरू हो जाता है, अभी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति कितने थे? क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 33 थी। अगर पूछ ले अनुसूचित जनजाति 33 थी और जनजाति पूछ ले बच मतलब एससी और एसटी, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो एससी एसटी समझ लीजिए। एसटी तो 33 हो गए, एससी कितना थे? 26 थे। ठीक है, अनुसूचित जाति 26 और अनुसूचित जनजाति 33 थी। ठीक, ये बात याद रखना। और महिला सदस्य कितने थे? 15 सदस्य। ठीक है, एक क्वेश्चन एक बार पूछा था कि ये 15 सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ठीक है, तो वो थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है, कौन? बेगम एजाज रसूल। और हैदराबाद एक ही रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन? हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके सदस्य संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुए थे। संविधान के निर्माण हेतु अलग अलग प्रकार की समितियों का गठन किया गया। उस समिति आके देख लेते। जैसे संघ शक्ति समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एग्जाम में पूछता है, जितने भी संघ से स्टार्टेड होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, याद रखना।
मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति कौन थे? डॉक्टर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट है। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति यानी देसी रियासत समझौता समिति या संचालन समिति, तीनों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसके किसके थे? झंडा समिति के थे, देसी रियासत समझौता समिति और संचालन समिति, ठीक है। और नियम समिति, ये इतने के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक। और लास्ट में राष्ट्र ध्वज संबंधी यानी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। इतना बात याद रखना आप। अब आता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना लास्ट में ये योजना आती है। इसी योजना के तहत हमारा भारत आज़ाद होता है और हमारे भाग मतलब इंडिया का बंटवारा भी, हमारे देश का बंटवारा भी माउंटबेटन योजना के तहत ही होता है, ठीक है। इसमें क्या था आपको मैंने अभी बताया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया गया था तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का विरोध किया था और 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया था, और जिससे पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है, इसी की वजह से। और बाद में अंतरिम सरकार में शामिल होकर उसने गतिरोध उत्पन्न किया, कौन? मुस्लिम लीग ने। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें अनुपस्थित रहा, ठीक है। और यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है, ठीक है। अब भारत में एकता बनाना संभव नहीं है। इसीलिए जो तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स मानी वहाँ की जो संसद थी, ये घोषणा करते हैं कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 को पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी, मानी पूरी सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। और उसी के लिए उन्होंने वेवेल के स्थान पे, अभी लॉर्ड वेवेल ही चल रहे थे, तो वेवेल के स्थान पे एटली जी लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में वायसराय बनाकर भेजेंगे। अब लॉर्ड जो माउंटबेटन थे इनको ही क्यों भेजा जाता? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत में इसके पहले रह चुके थे। इन्होंने यहाँ के जो बड़े बड़े देसी रियासत के राजा थे और जो गांधी जी थे, अम्बेडकर जी थे, इन लोग से ये लोग बहुत अच्छे से परिचित थे। इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से लॉर्ड माउंटबेटन जानते थे। इसी के लिए इन लोगों से, नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है, उनको लंदन से भेजा गया। अब जब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ पे आते हैं, लोगों से विचार विमर्श करते हैं, फिर उसके बाद ये लंदन वापस जाते हैं और वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में ये सामने रखते हैं, ब्रिटिश पीएम के सामने रखते हैं कि अब वहाँ पे एकता संभव नहीं है, विभाजन करना ही होगा और उनको सत्ता सौंपनी ही होगी। फिर उसके बाद 3 जून 1947 को, मतलब फिर 31 मई को तो वो वापस आ जाते हैं लंदन से, ठीक है। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपना एक बयान जारी किया जिसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना कहा जाता है इसको, और 3 जून योजना कहा जाता है, यानी 3 जून 1947 को दिए थे। और इसको बोलता है मन बाटन योजना भी बोलता है और बाल्कन प्लान भी बोला जाता है, ठीक है, बाल्कन प्लान भी, इतनी चीज़ें बोली जाती है। आइए हम देखते हैं, ठीक। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बने, मैंने बता दिया आपको। उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत किया जिसको हम बोलते हैं विभाजन योजना, माउंटबेटन योजना, जून योजना, यानी 3 जून 1947 को, ठीक है, इन्होंने अपनी योजना दिया था, इसीलिए जून योजना, इसे बाल्कन योजना भी कहते हैं। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया था। कब? 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया। अब इस योजना की क्रियान्विति 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुई। इसके निम्न प्रावधान क्या क्या थे? भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। भारत से ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार हटा लिए गए, ठीक है। और जो पूर्वी बंगाल था और पश्चिमी पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है, ये बंटवारे में। और भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता है, 1935 के जो भारत शासन अधिनियम थे उसी के द्वारा चलाया जाएगा। और संविधान सभा को संप्रभु या संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई, ठीक। और भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अभी तक बना रहा, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया गया। भारत में तो अभी वायसराय है, लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया गया। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, ठीक।
माउंटबेटन योजना आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। और हाँ, जब ये विभाजन हो रहा था तो उस टाइम इसका विरोध किसने किसने किया था? उसका विरोध सबसे ज़्यादा किए थे आपके पास डॉक्टर किचलू, आपको याद है ना डॉक्टर किचलू, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के, ठीक है, और उन्होंने विरोध किया था। और मौलाना हफीज़ुर रहमान ने विरोध किया था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम सीमांत गांधी बोलते हैं। इन लोगों ने 3-4 लोगों ने इस विभाजन का विरोध किया था। स्टार्टिंग में तो विरोध किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी ने, लेकिन इतना ज़्यादा भीषण दंगे फैल चुके थे अपने भारत में, तो इसको देखते हुए उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, अगर अब विभाजन नहीं किया जाता है हमारा जो देश है भारत है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, अब हम चाहते हैं कि विभाजन हो। एक किसने स्टेटमेंट दिया था? वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, ठीक है। तो अब इतना तो क्या, अब प्रारूप समिति देख लेते। एक समिति बनाई गई प्रारूप समिति, इसको बनाने वाले थे सर BN राव ने। प्रारूप तैयार किया था, बनाया नहीं था, तैयार किया था, मतलब इन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया था। तो ये BN राव जी प्रारूप तैयार करके दिया, उस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, या उसका अन्य नाम बोला जाता है पांडुलेखन समिति। एग्जाम में पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अन्य नाम पांडुलेखन समिति ही है, ठीक है। अब ये प्रारूप समिति क्यों बनाई गई थी, क्या कारण था बनाने का? इसमें ये बनाने का कारण था कि अब जो हमारा संविधान बनेगा, जो हमारा संविधान लिखा जाएगा, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे और क्या क्या इसमें लक्ष्य निर्धारित होंगे, भारत की जनता के लिए क्या सुविधाजनक है, क्या असुविधाजनक है, इन सबों की समीक्षा करने के लिए इन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया। तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रारूप समिति का गठन बताइए। 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिनका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना गया, ठीक है। प्रारूप समिति तैयार तो किए थे BN राव, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और जिनका संविधान सभा में चयन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। अब इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल से लड़े थे, ठीक है। जब पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है जयसुर कुलना, वहाँ से इन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन जब बंटवारा हो जाता है तो ये जो जयसुर कुलना है जो बांग्लादेश में चला जाता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, तो वहाँ का सीट खाली हो जाता है। अब संविधान सभा के सदस्य तो रहे नहीं। अब जिसके बाद जो हमारे देश के जो संवैधानिक सलाहकार थे, क्वेश्चन पूछता है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव ही थे। तो BN राव ने कहा जब संविधान सभा का निर्माण होगा तो उसमें अंबेडकर जी का बहुत ज़्यादा योगदान होगा, और अंबेडकर जी तब तक नहीं आ सकते हैं यहाँ पे जब तक संविधान सभा के वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तब उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बोला कि आप मुंबई के जो PM है, उस टाइम BG खेर PM थे, उस टाइम PM बोला जाता, प्रांतों के जो वहाँ पे नेता थे उनको PM बोला जाता था। तो उन्होंने बोला कि मुंबई के जो PM है BG खेरे, उनको एक पत्र लिखिए और बॉम्बे से एक सीट को खाली करवाइए और वहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जितवाइए। तो वो सीट कौन खाली करता है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो MR जयकर ने अपने पद से इस्तीफा दे देते थे। MR जयकर थे, वो अपने पद से इस्तीफा दे देते थे, उनकी जगह अंबेडकर के लिए सीट खाली करवा के उन्हें चुना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतलब संविधान सभा कहाँ के सदस्य थे, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा आपके बॉम्बे, बंगाल, ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना कि बॉम्बे क्वेश्चन बनना, क्योंकि जब संविधान सभा बन रहा था उस टाइम पे बॉम्बे से ये सदस्य चुने गए थे, न कि बंगाल से। अगर बॉम्बे नहीं है तो हाँ आप बंगाल मार सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रारूप समिति देख लिए, तो ये पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में चयन कहाँ से हुए थे? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर आंसर पूछेगा तो आप बॉम्बे मारना, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो चला जाता है पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है, किसमें? प्रारूप समिति में। और इसकी उपाध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी जी थे, उपाध्यक्ष KM मुंशी थे। और प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक। और इस पे 114 दिन बहस हुई थी, ठीक है। और भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई, और 299 में से प्रांतों में से 70 सदस्य, देसी रियासतें मतलब 299
299 रह गई और 229 सदस्य भारतीय प्रांतों से और 70 सदस्य देशी प्रांतों से थे। और संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे, याद रखना, और 3 बार इसका वाचन हुआ था। आइए वाचन हम देख लेते हैं। पहले प्रारूप समिति के 7 सदस्य देख लेते हैं कौन कौन थे, एग्जाम में पूछता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष भी थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। देखेंगे कृष्ण के सब नाम मिलता जुलता मिलेगा कृष्ण से, ठीक है। गोपाल जी थे, कृष्ण थे, ठीक है। कन्हैया थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन की, अभी मैं बताता हूँ। एन माधवराजाचार्य थे, ये BL मित्तल के स्थान पर आए थे। BL मित्तल हट जाते थे, माधवाचार्य आते हैं। और TT कृष्णमाचार्य ये DP खितान के स्थान पे आ जाते हैं। और मोहम्मद सादुल्ला आते हैं। क्वेश्चन पूछता है इन 7 में से कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के कौन व्यक्ति था, कांग्रेस का। वैसे तो 7 के 7 मोहम्मद सादुल्ला को छोड़ दिया था, कांग्रेस के 6 व्यक्ति थे। लेकिन जितने भी सदस्य थे उसमें से लगभग 30 सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के बैनर के तले जी रहे थे। जैसे उसमें हो गए बहुत बड़े नेता हो गए, मतलब स्टार लोग हो गए, ठीक है, उद्योगपति हो गए, ये सब हो गए। लेकिन उनमें से जो मेन थे ये कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी जी थे, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछ दे तो इसमें से कांग्रेस के सदस्य कौन थे, तो कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी जी थे, ठीक है। और ये आपने देख ही लिया, ठीक है। सबका कृष्ण नाम अल्लादी कृष्णा, गोपाल स्वामी, कन्हैया लाल, ठीक है। कृष्णमाचारी देख रहे हैं, कृष्णमाचारी, माधव भी उनको कृष्ण, सब कृष्ण के नाम आ रहे हैं। बट मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप 2 लोगों को जानते ही हैं, ठीक। आइए देखते हैं। 3 बार इसका वाचन हुआ था। कब कब वाचन हुआ था? प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 लेकर 9 नवंबर 1948 तक था। इसका पृथक वाचक कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन थे। दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन होता है 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। लास्ट वाचन कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। अब इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और उस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक। संविधान सभा में उस टाइम कुल 12 महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। महिला समूह की अध्यक्ष श्रीमती हंसा मेहता थी, ठीक है। अब देख लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1900, जब ये यहाँ पे पीछे आप देखिए, जो लास्ट वाचन कब था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब वही बोल रहा 26 नवंबर 1949 को जब लास्ट वाचन था, उसी दिन संविधान का निर्माण पूरा हुआ। और इसी दिन इसे आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया। और इस दिन 16 अनुच्छेद को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। इसी कारण 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को, ये डेट आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं 26 नवंबर 1949 को जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, तब मुख्यतः कितने कितने अनुच्छेद थे? तो उस टाइम अनुच्छेद हमारे पास पूरा टोटल 16 थे, ठीक है। 16 अनुच्छेद थे, ठीक। तो अनुच्छेद नंबर संख्या 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता से संबंधित थे, ये लागू हुए थे। और 60वां राष्ट्रपति द्वारा शपथ, और 324 भारतीय निर्वाचन आयोग, और 379, 380 अंतरिम संसद और अंतरिम राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद लागू हुए थे। लगभग ये इंपॉर्टेंट मैंने अनुच्छेद बता दिया, ठीक है। और जब कहीं कहीं आप किताबों में देखोगे कि 15 हैं, ठीक है। उसमें 394 जो अनुच्छेद है ना, इसको नहीं बताया गया। 394 अनुच्छेद के तहत ये सब अनुच्छेद बनाए गए थे, ठीक है। तो इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा 16, ठीक। जब संविधान बनकर लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक। परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बदल गई है। वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद हैं आपके, ठीक है। और लगभग ये आंकड़ा 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, आप सबको पता है, जिसमें भारतीय संविधान
को 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा और लगभग इतने रुपए खर्च हुए 63 लाख के करीब। और संपूर्ण संविधान हमारा 26 जनवरी 1900 को लागू हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और ये जो गणतंत्र शब्द है कहाँ से लिया गया है दोस्तों? फ्रांस से लिया गया। ठीक है, अब इसके कार्य देख लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार किया। इसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया। कब? मई 1949 में। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, वन डे एग्जाम में फैक्ट के रूप में बहुत बार पूछा है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया और राष्ट्रगान भी 24 जनवरी 1950 को भी अपनाया गया। अब जो 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। ठीक है, 24 का आंकड़ा देख लेना, 3 है। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगीत अपनाया गया, राष्ट्रगान अपनाया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। ठीक, और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।